अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मईशत और उसकी जो सियासी साइड है जिसके ऊपर इस वक्त बहुत मामलात ज़ेर बहस हैं। आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी टीम, अपनी काबीना कैबिनेट के हमरा लंदन के दौरे पर गए बीच इस सारी सूरत हाल के, जिसमें वज़ीर ख़जाना भी उनके साथ थे, कैबिनेट के अहम मेंबरान भी उनके साथ थे। और न सिर्फ ये दौरा जो मुकर्रर दिनों के लिए गए थे बल्कि एक दिन एक्सटेंड भी, इजाफी दिन भी उन्होंने वहाँ पर गुजारा। ये कहा जा रहा था, जो ज़राए वहाँ पर क्लोज़ हैं, जो खबर रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाएं और उसकी वजह है ये जो मुआशी मामलात और मुआशी हालात हैं जिस हवाले से कुछ मुश्किल फैसले करने हैं और उसका बोझ बज़ाहिर ये लगता है कि नून लीग नहीं लेना चाह रही अपने सर पर। इसलिए शहबाज शरीफ ने उनसे मुशावरत, या जिसको वो लोग रहनुमाई कहते हैं, वो हासिल की अपने पार्टी कायद से। मुल्की मुआशी सूरत हाल पर बात हुई, इलेक्शन कब होने चाहिए, कब हो सकते हैं, उसके ऊपर बात हुई। फिर कहा गया कि जो भी फैसले वहाँ पर हुए जो वो उसको खुफिया रखा जा रहा है और अब जो यहाँ पर इत्तेहादी है उनके साथ बात की जाएगी। इसी सिलसिले में हमने आज देखा कि वज़ीर आज़म ने वापस आकर कुछ फ़र्दन अपने इत्तेहादियों से मुलाकातें की। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से उन्होंने मुलाकात की, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली ज़रदारी साहब से। अब ये कहा जा रहा है कि कल एक बाकायदा इजलास होगा जिसके बाद जिसमें ये बात सामने रखी जाएगी कि दो सूरत हाल हैं, दो ऑप्शंस हैं। एक ये कि हम मुश्किल मुआशी फ़ैसले कर लें और दूसरी बात कि फ़ौरी तौर पे इलेक्शंस में चले जाएं और जो एक उस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट आएगी वो ये वाले मुश्किल फ़ैसले कर ले। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, उनका आप बयानिया सुनते आ रहे हैं। एक तो बैरूनी साजिश का मामला है, उसी में उन्होंने ऐड ऑन किया कुछ दिन पहले, कहा कि उन्होंने न्यूट्रल से बात कह दी थी कि आप जो है वो, मैं वज़ीर ख़जाना को भी उनके पास भेजा था और कहा था कि अगर हुकूमत की तब्दीली हुई तो मईशत तबाह हो जाएगी। अब सवाल ये है कि जो फ़ैसले हैं वो खान साहब के दौरे हुकूमत में किए हुए हैं, बोझ यकीनन इस हुकूमत के पास आ गया। इस पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो हुकूमत आई अदम एतमाद ला कर, क्या उनको मालूम नहीं था कि मुआशी एतबार से इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, उनको आते साथ क्या फ़ैसले करने होंगे, क्या कोई होमवर्क नहीं था? दूसरी तरफ ये कि क्या इमरान खान साहब का, क्योंकि अब आए रोज़ जो मईशत के हवाले से महंगाई हो रही है, मीडिया क्यों नहीं दिखाता आवाम इस वक्त क्या सोच रहे हैं, खान साहब के बयानात आ रहे हैं, तो ये बातें कहना भी उनका क्या हकीकत पसंदाना वो सियासत कर रहे हैं, इस किस्म की जो तनकीद वो करें। इन मामलात के ऊपर हम बात करेंगे और मज़ीद कितना इल्तवा कर सकती है PMLN कोई फ़ैसला इस हवाले से करते हुए। और मैं जनरली ये भी जानना चाहूँगी कि क्या ये फ़ैसले का बोझ सिर्फ PMLN के ऊपर होना चाहिए या इत्तेहाद में शामिल दीगर सियासी जमातों के ऊपर भी होना चाहिए। फिर इमरान खान साहब ने एक और बात कल की है, उसको भी हम प्रोग्राम में दूसरे हिस्से में ज़ेर बहस लेके आएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे जान को ख़तरा है। इमरान खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड कराई है और एक जगह पर उसको रख दिया महफूज करके, और वीडियो में जो इस साजिश के अंदर मौजूद तमाम लोग हैं उन सब के मैंने नाम लिए हैं। ये एक बड़ी संजीदा बात है किसी भी सियासी लीडर के हवाले से अगर वो ये दावा कर रहे हैं कि उनको इस किस्म की कोई बात। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई एक ऐसी जहर है जो जिससे हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का इसके ऊपर जो रद्द अमल है, एक तरफ उन्होंने अदालती कमीशन बनाने की पेशकश की, लेकिन मरियम नवाज इसके ऊपर बहुत सियासी बयानबाजी भी कर रही हैं। हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे कितना सीरियस लेना चाहिए इमरान खान की तरफ से जो बात कही गई है इसको। हमारे साथ पहले तो हम मईशत के ऊपर बात करेंगे ज़्यादा तफसीलन। हमारे साथ आबिद सुलेहरी साहब हैं, मारूफ माहिर मईशत हैं। खुरम हुसैन साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं आप भी। और सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब को भी हमने दावत दी है ताकि हम सियासी पहलुओं के ऊपर भी इन मामलात के बात कर सकें और ख़ासकर जो भी वज़ीर ख़ारजा के आने वाले अहम दौरे हैं अमरीका और चीन, उस पर भी उनका कॉमेंट हम हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं आबिद सुलेहरी साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। हमने आपकी वैसे तो तफसीली गुफ्तगू आपकी भी और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस मामले के ऊपर करते ही आ रहे हैं और तब से करते आ रहे हैं जब खान साहब ने ये सब्सिडीज़ अनाउंस की थी। लेकिन जो हमारे नाज़रीन हैं उनके लिए बताएगा इस वक्त हम मुआशी एतबार पे कहाँ पर खड़े हुए हैं। जो हुकूमत ने ये जो फ़ैसला किया पेट्रोलियम प्राइसेस न बढ़ाने का, ये इसके क्या असरात हो सकते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? जी कोमल, इस पर काफ़ी बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान और श्रीलंका की इकॉनमी और श्रीलंका में जो टर्मोइल है, तो मैं नाज़रीन की इंटरेस्ट के लिए ये बता दूं कि श्रीलंका में एक मुआशी मसला था जो कि गंभीर होकर सियासी मसला बन गया और इस वक्त वहाँ पे कोई हुकूमत ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से मैं इसके उल्ट होता हुआ देख रहा हूँ कि ये एक सियासी मसला है जो आहिस्ता आहिस्ता मीशत को अपने घेरे में लेता हुआ नजर आ रहा है। हाल दो के श्रीलंका की मीशत के हजम के मुकाबले में पाकिस्तान की मीशत जो है वो कम से कम 4-4.5 गुना बढ़ी है, तो फौरी तौर पे डिफॉल्ट का खतरा तो नजर नहीं आता, लेकिन जिस तरीके से इंडिसाइसिवनेस नजर आ रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो खुदा न खासा सूरत हाल वहाँ पहुंच सकती।
हुआ ऐसे कि जी। हुकूमत, जो पिछली हुकूमत थी, उसने एक रिलीफ पैकेज दिया। उस वक्त उनका ख्याल था कि एफपीआर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, वहाँ से रेवेन्यू आ जाएगा, प्लस दो चार और वेन्यूज जो थे वो उन्होंने देखे। लेकिन उस वक्त उसकी कॉस्ट बनती थी मार्च के महीने के लिए सिर्फ 31 अरब रुपए की, और उन्होंने उसको जून तक के महीने के लिए 120-200 अरब रुपए तक स्पेयर कर दिए। लेकिन यूक्रेन वार की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। मई के महीने की कॉस्ट अगर हम सब्सिडी की देखें तो तकरीबन $120 को पहुंच गई। यानी उस वक्त जो फरवरी में सोचा गया था कि 4 महीने की जो सब्सिडी की कॉस्ट होगी वो सिर्फ मई के महीने में बन रही है। तो ये तो इसका रुपी फैक्टर है, इसके साथ इसका डॉलर का फैक्टर है। जो जो इसकी इंपोर्ट बढ़ रही है उसी हिसाब से हमारा ज़र मुबादला भी कम होते जा रहे हैं। और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ना तो अभी IMF आपके साथ अपने जो प्रोग्राम उसको रिवाइव कर रहे हैं। वजीर आजम जो है वो सऊदी अरब भी गए, वहाँ पे भी उनको कोई खातर खा जवाब नहीं मिला पॉजिटिव, उन्होंने भी IMF से लिंक कर दिया। चाइना का जो रोल ओवर है डिपॉजिट का वो भी IMF से लिंक हो गया। तो इस वक्त हुकूमत एक कैच 22 की सिचुएशन में है। हुकूमत में जो बड़ी पार्टी है PPN, वो महंगाई मकाओ मार्च करके आई थी कि महंगाई खत्म करेंगे। लेकिन अब जो फैसले को करना है उसमें महंगाई खत्म होती जाहिर नजर नहीं आ रही। तो अगर वो सियासत को बचाते हैं तो मुईशत जाती है, और अगर मुईशत को बचाते हैं तो सियासत जाती है। और ये वो एक सियासत का नुकसान सिचुएशन है जिसमें इंडिसाइसिवनेस है। मैं सुलेरी साहब, मैं चाहूंगी आप जब मैं दोबारा आपसे बात करूं तो मैं ये जो हमारे यहाँ एक जनरली मिसकंसेप्शन है, हमेशा मईशत को सियासत में, दीगर कई चीज़ों को भी सियासत में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मईशत को क्या सियासत में इस्तेमाल होना चाहिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इन दो चीज़ों को क्या सेपरेटली डील करना चाहिए हमारी सियासी जमातों को भी, इस पर भी मैं आऊँगी। मैं खुर्रम साहब, ये हम देखते आ रहे थे जिस तरह सुलेरी साहब भी कह रहे हैं, अब उनकी नज़र में वो समझते हैं कि एक प्योरली सियासी मसला है जो हम श्रीलंका के हालात के साथ अपना कंपेरिजन कर रहे हैं। लेकिन खान साहब के वक्त में भी महंगाई मार्च किया जा रहा था, नून लीग को बड़ा मान है अपनी मुआशी टीम के ऊपर, और यहाँ भी हमें कन्फ्यूजन नजर आई। इसहाक डार साहब मुख्तलिफ बात कर रहे थे, यहाँ पर बैठे मिफ्ता इस्माइल साहब मुख्तलिफ बात कर रहे थे। आपको क्या नजर आता है जब खान साहब ये बात कहा करते थे कि मुझे मालूम नहीं था हुकूमत में आने से पहले कि हालात किस नहज पर है, उनको संभालना कितना मुश्किल होगा, क्या नून लीग भी इस चीज़ का रिफ्यूज ले सकती है कि उनको आइडिया नहीं था कि हालात किस तरफ पहुँच गए, इसलिए वो दावे कर रहे थे कि हम हालात फौरी तौर पर बेहतर कर देंगे आके? अब उन्हें सब पता था, पावर में आने से पहले सब पता था। मेरी खुद उनसे बात हुई थी, शहबाज साहब नहीं लेकिन नून लीग के ही अभी कैबिनेट मेंबर्स के साथ। उनसे मैंने यही सवाल पूछा था बिफोर दे केम कि आपको अंदाजा है क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उन्होंने वहीं पे बैठे बैठे नंबर्स मुझे सारे सुना दिए थे कि पेट्रोल की प्राइसेस में ये है, डीजल की प्राइसेस में ये है, फलाना फलाना फलाना, एक्सचेंज रेट के ऊपर ये प्रेशर्स हैं। उनके पास सारी इंफॉर्मेशन तो थी। आई डोंट थिंक वो ये कह सकते हैं कि हमें पता नहीं था कि हालात इतने गंभीर होंगे। आई थिंक जो चीज इनको सरप्राइज से ले गई है वो है कि द इंटेंसिटी ऑफ इमरान खान रिएक्शन। आई डोंट थिंक वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी बड़ी एक इतना हंगामा होगा उसके अराउंड। और अब उनको आई थिंक फैसले लेने से पहले थोड़ा अपनी भी बैकिंग देखनी पड़ रही है। उनको अपने शोल्डर्स के ऊपर देख के फैसले लेने पड़ रहे हैं कि अगर हम लोगों ने कोई स्टेप लिया ऐसा तो हमारे पीछे बैकिंग किस लेवल की होगी, हम लोग कितने स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खुद खड़े हुए हैं। और ये भी देख लें कि पंजाब हुकूमत में जो भी हो रहा है कि आज ECP का फैसला आई थिंक 19-20 चंद दिनों में ही आना है, जो वहाँ पे 26 मेरे ख्याल में MPAs हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर वो भी सारी 26 बाई इलेक्शंस में जाएगा सिलसिला, तो फिर आई थिंक इनकी पंजाब की मेजॉरिटी जो है उसका भी फैसला फिर इन बाई इलेक्शंस में हो रहा होगा। आई थिंक उनको अभी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों साइड्स पे इतना कॉम्प्लिकेटेड एक रास्ता नजर आ रहा है कि उनसे नेविगेट करना मुश्किल हो रहा है। और अब अजीब बात यह है कि परसों यानी कि वेडनेसडे को ही मिफ्ता इस्माइल साहब स्केड्यूल्ड के उन्होंने दोहा जाना है और IMF के सामने बैठने। और IMF ने तो अपनी पिछली अनाउंसमेंट में कह दिया था कि अगर आपको प्रोग्राम की बहाली चाहिए तो ये जो पेट्रोल और डीजल प्राइस कैप्स आपने लगाई हुई हैं, वर्ड्स जो IMF ने यूज किया था, उन्होंने कहा था प्रॉम्प्ट रिवर्सल ऑफ दीज प्राइस कैप्स। प्रॉम्प्ट रिवर्सल का मतलब क्या है कि आपने इनको रिवर्स करना है पहले, और नंबर 2 आपने जल्द से जल्द रिवर्स करना है। अगर 18 तारीख को दोहा पहुंचे मिफ्ता साहब और ये प्राइस कैप्स अपनी जगह मौजूद हुई तो मेरा नहीं ख्याल कोई खास
इम्कानात हैं कि प्रोग्राम की बहाली हो सकेगी। और उस सारी पैनिक और उसकी जो अनसर्टिनिटी है वो आज हम लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट्स में देख ली है। आज आई डोंट मीन ओनली स्टॉक मार्केट, आप देख लें जो गवर्नमेंट डेट मार्केट्स में हुआ है आज। जो 3 मंथ पेपर भी जो है गवर्नमेंट का वो भी अब बैंक्स जो है होल्ड करने से मना कर रहे हैं और उनके यील्ड जो है वो 15% से ऊपर आज चले गए। तो फाइनेंशियल मार्केट अभी तक तो एक फाइनेंशियल मार्केट्स में ऑलमोस्ट क्राइसिस लेवल की एक सिचुएशन पैदा होती चली जा रही है, दिनों के अंदर पहुंच सकती है वहां पे। खतरा अब ये है कि ये जब फाइनेंशियल मार्केट से निकल के रियल इकोनॉमी में जब आना शुरू होगी तो देन वी विल स्टार्ट सीइंग रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट्स ऑफ ऑल दिस अनसर्टेनिटी। वो जेन्युइन उस पॉइंट पे फिर हम कह सकते हैं कि श्रीलंका टाइप सिचुएशन मे बी नॉट एज इंटेंस, उनकी तो बहुत ज्यादा इंटेंस है ना सिचुएशन। अभी आज ही आपके प्रोग्राम से 1 घंटा पहले ही उनके वजीर आजम ने, अभी जो है उनके वजीर आजम है, उन्होंने ट्वीट किया है अपनी सारी सिचुएशन। वही मैं देख रहा था खुद अभी चंद मिनट पहले की बात है, और उन्होंने कहा है कि हमारे पास तो $1 मिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रह गए। तो वो तो अभी लिटरली वो पूरे मुल्क में खत्म हो चुके हैं, स्टॉक्स हैं ही नहीं, और वो वेट कर रहे हैं। 2 वेसल्स उन्होंने बुक की हुई हैं, वो वेसल्स आएंगी, लेकिन उनके आने से पहले $75 मिलियन कहीं ना कहीं से उन्होंने रेज करने हैं। वो तो अभी इस लेवल पे है, वी आर नोवेयर नियर दैट। हमारा तो $10 बिलियन के रिजर्व्स हैं, और आज ईसीसी मीटिंग में फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स वगैरह की भी बात हो रही थी। तो वी आर नोवेयर नियर दैट राइट नाउ, बट नेवरदलेस अगर ये फाइनेंशियल मार्केट्स की जो अनसर्टेनिटी है वो निकल के आ जाए इनटू द रियल इकोनॉमी, तो देन द सिचुएशन बिगिंस टू मूव इन दैट डायरेक्शन। मामला बहुत सीरियस है। कामरान जी कामरान, आप क्या समझते हैं? अब एक तरफ जो सियासी साइड है इसकी हम देख रहे हैं कि नून लीग और बड़ा वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि वो अपने सर पे इसको नहीं लेना चाह रहे। तो अब कुछ इस तरीके से मामला हो रहा है कि आज भी शहबाज शरीफ साहब ने इत्तेहादियों से मुलाकातें की, कल भी बाकायदा इजलास होगा। आप जो हमारा अवामी सेंटिमेंट भी होता है और जिस तरीके से आवाम देखते हैं इस तरह के फैसलों को और मामलात को, आप समझते हैं कि इसका बोझ अगर कोई इस तरह का मुश्किल फैसला करते हैं वो सिर्फ नून लीग पर ही आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वजारत ख़जाना उनके पास है, पेट्रोलियम उनके पास है, या आप समझते हैं कि तमाम इत्तेहादियों को इसके नताइज से भुगतना पड़ेगा आइंदा इंतखाबात में अगर कोई फैसले होते हैं अभी? तो आई थिंक जो सबसे बड़ी इस वक्त कन्फ्यूजन है, जो लंदन में भी मुलाकातें होती रही हैं दो के तमाम जो नून लीग के लोग हैं वो टाइट लिप्ड हैं। वो कहते हैं उन्होंने वहाँ पे हल्फ उठाया है कि जब तक इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लेते उस वक्त तक उस पर वो बात नहीं करेंगे। आई थिंक फैसला अगले 24 घंटे में या 36 घंटे में 48 घंटे में ये करना है कि क्या इस कोalition गवर्नमेंट में रहना है, और क्या रहना है तो कितने अरसे तक रहना है। जो मेरी ज़ाहिर इत्तला है, जो नून लीग के लोगों से मेरी बात हुई है, वो चाहते हैं कि अगर हमने रहना है तो, और मुश्किल फैसले अगर करने हैं, खास करके तेल पर जो सब्सिडी दी गई है उसको ख़त्म करेंगे तो उसका ब्लो बैक आएगा, बैकलैश आएगा। तो फिर वो ये चाहते हैं कि जो साल सवा साल ये टर्म इन असेंबलीज की है वो पूरी करें। ये मुमकिन नहीं है कि वो एक मुश्किल फैसला करें, उसका ब्लो बैक आए, उसका जो इम्पैक्ट है आपको पता है 2-3 महीने के बाद जब महंगाई में इजाफा होगा, और फिर आप जब इलेक्शंस अगर कॉल कर लेते हैं तो एडवांटेज तो फिर इमरान खान साहब को चला जाएगा। तो बहस इस चीज के ऊपर ही हो रही है। जो मुक्तदरा हल्के हैं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो यही गारंटीज चाहते हैं कि इस चीज की क्या जमानत है कि आज हम जो इमरान खान ने जो 3, साढ़े 3, 4 साल जो गलत फैसले किए, इकोनॉमी को मिसमैनेज किया, और उसका बोझ अगर हम उठाते हैं और गलत फैसले को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब उसका जो मेन इम्पैक्ट आता है और महंगाई में इजाफा होता है और आप इलेक्शन के लिए चले जाते हैं, तो हमें तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो ये फैसला करना है, और मेरे ख्याल में क्लॉक इज टिकिंग एंड टिकिंग इज वेरी फास्ट। खुर्रम साहब ने भी कहा कि वक्त हमारे पास बहुत कम है, और अगर ये फैसला नहीं करेंगे तो फिर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि अगर लोग समझते हैं कि इलेक्शन इज द वे फॉरवर्ड, इलेक्शन करंट सिचुएशन में वे फॉरवर्ड नहीं है। अगर इलेक्शन आप कॉल करेंगे, जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी वो क्या मुश्किल फैसले करेगी, और फिर तसव्वुर करें अगर नून लीग या इवन तहरीक इंसाफ भी आ जाती है, डॉलर आपका 250 या 300 पे पहुंच जाता है, फिर तो चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली जाएंगी, हालात बिल्कुल खराब हो जाएंगे। तो फैसला इनको करना है और इसी हफ्ते करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में इनके लिए हालात जो हैं, ये कोalition गवर्नमेंट नून लीग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे, और सारा एडवांटेज इमरान खान को चला जाएगा। सही।
तो खुर्रम साहब, ये फिर तो अगर केयर टेकर गवर्नमेंट की सूरत में भी अगर ये अभी फौरी इलेक्शन की भी बात कर देते हैं और ये फैसला उनके उसके ऊपर छोड़ देते हैं, तो तब भी सवाल तो उठता रहेगा कि फिर आपने इमरान खान की हुकूमत क्यों भेजी? उस वक्त आप जो ऑन रिकॉर्ड जो बात रख रहे थे, जो ऑफ रिकॉर्ड है वो एक अलग कहानी है, लेकिन फिर एक आवाम की हद तक ये सवाल भी तो उठ जाएगा। अब आप ये भी मैं जानना चाहूँगी खुर्रम साहब आपसे कि अगर ये सब्सिडीज़ वापस लेनी भी पड़ती हैं, ये मुश्किल फैसला तो जो मुतवस्सित तबका है, क्योंकि इटसेल्फ सब्सिडीज़ के ऊपर भी एक बड़ी डिबेट थी कि खान साहब ने जाते जाते क्या फैसला कर लिया था, तो उस हवाले से भी कोई रिलीफ बीच में देकर और कोई बीच का फैसला किया जा सकता है? वे आउट इस वक्त इस गवर्नमेंट के लिए कोई नजर आता है आपको? नहीं, वे आउट एज सच तो मुझे कोई दरमियाना रास्ता उस टाइप का नहीं नजर आता। डेफिनेटली गौर किया जा रहा है उसके ऊपर कि किसी तरीके से मोटरसाइकिलों वालों को हम लोग पेट्रोल एक कीमत पे बेचें और 4 व्हीलर्स को एक और कीमत पे बेचें, लेकिन ये अनरियलिस्टिक बातें हैं। अब सर ये हो नहीं सकता कि आपके मुल्क में 2 पेट्रोल की प्राइसेस चल रही हैं और कौन सी प्राइस पे किसको बिकेगा, ये वाला फैसला पेट्रोल पंप लेवल के ऊपर किया जा रहा है। तो यानी कि वो बंदा जो आके आपका पंप में पेट्रोल भरता है वो फैसला कर रहा है कि अच्छा आपको इतने का बिकेगा और उसको इतने का बिकेगा। ये टोटली अनरियलिस्टिक चीज। अब वो कुछ और बातें भी सोच रहे हैं, उन्होंने कोई सुनने में आ रहा है 300 अरब रुपए का पैकेज बनाया है पूरा, और एहसास प्रोग्राम के जरिए कुछ वो लोगों को देंगे मजीद सपोर्ट while undertaking this decision। उस तरह की चीज की जा सकती है, लेकिन जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अभी ये गवर्नमेंट देख रही है, दिस विल बी द सिंगल लार्जेस्ट फ्यूल प्राइस जंप एवर आई थिंक। मुझे थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट पिछले 20 सालों में 25 सालों में इतनी बड़ी जंप मैंने एक गो में नहीं देखी। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कुछ हद तक शायद आप नरम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आप उसको खत्म नहीं कर सकते लोगों की। और अभी तक तो आप ऐसे दौर में है कि आपकी फूड इन्फ्लेशन, जरूरी अशियात की जो इन्फ्लेशन है, वो ऑलरेडी 27% पे चल रही है, तो विच इज वेरी हाई फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। तो ऑलरेडी जो लोगों की कुव्वत बर्दाश्त है वो उससे ज्यादा ऊपर चली गई है महंगाई। अब इस पॉइंट पे आके मजीद उनके ऊपर ये वाला बर्डन डालना इज a very 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 difficult political decision to make। इनको पता था पावर में आने से पहले कि ये चीज है, ये करनी पड़ेगी। इनके पास ऑप्शन थी कि वो कह देते हैं कि भाई पहले इमरान खान ये वाला फैसला कर लें, लेट हिम ओन द डिसीजन, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज ओन एक्शंस तो किसी और के हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो इनको ओन करने पड़े। अगर ये पोजीशन नहीं पसंद थी तो फिर पावर में आना जो था, और मैंने तो आज अपने आर्टिकल में भी जो प्रॉफिट मैगजीन में देखा, उसमें यही हेडलाइन ही उसकी ये दे दी है कि डिड शहबाज शरीफ मेक अ मिस्टेक इन कमिंग इनटू पावर। इट्स पॉसिबल नाउ, क्योंकि जिस किस्म की इंडिसिशन उनकी साइड से नजर आ रही है, मुझे तो लग रहा है कि शायद वो भी शायद ये हो सकता है ये फील कर रहे हो कि ये तो हमने मिस्टेक कर दी है। अब सब लुक्स लाइक दैट, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और फिर सुलेरी साहब एक क्विक कमेंट आपका, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। जो भी हुकूमत जाती है वो अपने जो उनके इक़दाम होते हैं मीशत के हवाले से ऑब्वियसली उनको बहुत बढ़ा चढ़ा कर भी पेश करती है, लेकिन यहाँ पर PTI भी बहुत सारे दावे कर रही है। वो कहते हैं कि हमारी जो मुआशी पॉलिसी है उसके समरात हैं कि 10 माह में रिकॉर्ड बरामदात हुई। वो किसानों को रिलीफ देने के हवाले से भी बात करते हैं। आपकी नज़र में क्या ऐसे इक़दाम थे जो इस पूरे टेन्योर में PTI की तरफ से दुरुस्त रहे, और कौन से प्रॉब्लमेटिक थे जिस वजह से आज हम इस नहज पर पहुंच गए हैं? जी कोमल, अगर मुझे आप चंद मिनट पहले दीजिए, मैं टारगेटेड सब्सिडी का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि मैंने ये मैकेनिज्म जो है ये पिछले मैक्रो इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप में पूरा एक फार्मूला बना के दिया था। तो बुनियादी तौर पे ये एक्साइज एंड टैक्सेशन का डाटा जो है वहां से देखा जाएगा कि मोटरसाइकिल वालों का CNIC नंबर, और उसको बिस्प का जो डाटाबेस है जो कि घर घर जाके कंप्यूटराइज सर्वे किया गया था पिछले साल मुकम्मल हुआ, उसके साथ ट्रायंगुलेट करके देखा जाएगा कि जो भी आप थ्रेशोल्ड रखते हैं इनकम का 75,000 रुपये महाना, लाख रुपए महाना, 50,000 रुपये महाना, तो वो आप देख लेंगे कि कितने मोटरसाइकिल वाले हैं जो कि उस थ्रेशोल्ड से नीचे आते हैं। पेट्रोल की कीमत जो है वो प्रपोज की गई थी कि वो एक ही रहे, जो भी पेट्रोल की कीमत हो, लेकिन वो जो लोग उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरे उनको हर महीने डायरेक्ट कैश जो है वो दे दिया जाए, वो ताकि उनका कंपनसेट हो जाए पेट्रोलियम की प्राइस में, और जो बड़ी गाड़ी वाले हैं वो पूरी की पूरी कीमत जो है वो अदा कर रहे हो। तो ये फार्मूला था जो कि मैंने पिछले दौरे हुकूमत में दिया था, और आई होप के मौजूदा हुकूमत जो है उसी फार्मूले को थोड़ा सा ट्वीक करे और उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये क्वाइट डूएबल फार्मूला है।
रही बात यह है कि पिछली हुकूमत के जो थे कि कौन से फैसले उसके बेहतर हुए और कौन से बेहतर नहीं हुए। मेरा ख्याल अगर आप पहले 9 महीनों की प्रोग्रेस देखते हैं, मार्च में जब तक के हुकूमत जो है वो मौजूद थी पीटीआई की, तो कम से कम एफबीआर की परफॉर्मेंस जो थी वो बेहतर थी। हमने देखा कि रेवेन्यू टारगेट जो है वो बेहतर आ रहा था। अगर आप ग्रोथ का नंबर देखते हैं तो ग्रोथ का नंबर भी काफी पॉजिटिव आ रहे हैं। जो मसला शुरू हुआ वो शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट से शुरू हुआ। जब एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई तो आईएमएफ में, अगर मैं आईएमएफ हूँ या आप आईएमएफ है, तो आज जो सवाल होगा और मुफ्ता साहब से जो सवाल परसों किया जाएगा कि जो भी प्रोग्राम एग्री होता है क्या वो मौजूदा हुकूमत पूरा करेगी, या वो केयर टेकर हुकूमत पूरा करेगी, या वो नए आने वाली हुकूमत पूरा करेगी। और यही चीज इस वक्त आपके इन्वेस्टर्स को रोक रही है कि पता नहीं कि किस तरह की पॉलिसीज रहे, कौन सी हुकूमत कौन सी पॉलिसीज को रिवर्स कर दे। तो इन्वेस्टर्स भी इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने में रिलक्टेंट है। तो जो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस थी वो तो तब होती अगर लेट्स से कि आप एफबीआर के चेयरमैन को पूरा माली साल मुकम्मल करने की इजाजत देते, तो आप बड़े आराम से कह सकते थे कि जी उन्होंने चेयरमैन के डॉक्टर इशफाक की क़यादत में ये उनकी अचीवमेंट रही, ये अचीवमेंट नहीं रही। लेकिन जो सबसे फॉल्ट आया वो ये था कि टारगेटेड सब्सिडी नहीं दे पाई हुकूमत। अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी जो है पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी तो दे देती है, लेकिन यूक्रेन वॉर की वजह से इतनी अनसर्टेनिटी के उसमें जाना मेरा ख्याल है कि वो एक गलत डिसीजन था। जी मैं सुलैह साहब चाहूँगी कि फिर आगे मज़ीद इसके ऊपर ये जो आप टारगेटेड सब्सिडीज़ की बात कर रहे हैं और दीगर जो इसके फिर जो सियासी इम्प्लिकेशंस भी हैं इन सारे मामलात के और कुछ दीगर इशूज़ को भी हम ज़ेरे बहस एक शॉर्ट ब्रेक के बाद लेके आएंगे। खुर्रम हुसैन साहब, आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। हम बात करें मुल्की मईशत की और उसको जिस तरीके से फिर हमारी सियासत से जोड़ा जाता है वो भी एक मामला दरपेश है इस वक्त की मौजूदा हुकूमत को। कामरान, आपसे मैं जानना चाहूँगी, अब वज़ीर ख़ारजा के कुछ दौरे हैं अपकमिंग, उन्होंने अमेरिका जाना है और चीन जाना है। आप जनरली समझते हैं कि मुआशी एतबार से भी वहाँ से को ख़बर आ सकती है? क्या तवक्कुआत रखी जाएँ उनके इन दोनों दौरों से? फिर एडिशनली जो वज़ीर ख़जाना ने जाना है IMF से एक बार दोबारा बैठक होगी उनकी, उसमें भी कोई तवक्को रखी जा सकती है कि वो मजीद कायल कर सकें हालात मुल्की सामने रख के? अगर आप इजाजत दें तो आपके सवाल से पहले जो आबद सुलेरी साहब जिक्र कर रहे थे, जो तरीके इंसाफ गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस रही है, जो अचीवमेंट्स रही, जिस तरह उन्होंने टैक्स कलेक्शन की बात की कि इजाफा हुआ, यकीनन जो एब्सोल्यूट टर्म में तो आपको इजाफा मिलता है, लेकिन उसको सही मापने का तरीका जो है वो टैक्स टू GDP रेशो आपकी क्या रही है। अगर आप उसको देखेंगे तो 2018 के मुकाबले में टैक्स टू GDP रेशो पाकिस्तान में कम हुई है। दूसरा, ये जो टैक्स कलेक्शन हुई है या इजाफा हुआ है ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि शायद 50% से ज्यादा जो टैक्स कलेक्शन है वो आपकी इंपोर्ट स्टेज पर हुई है। तो कल अगर आपकी इंपोर्ट्स कम होंगी तो आपकी टैक्स कलेक्शन भी कम हो जाएगी। और वही जो पुराना मसला कि इस साल का जो करंट अकाउंट खसारे का जो तखमीना था वो 2.3 अरब डॉलर था। 10 माह में ही वो 12 अरब डॉलर से तजावुज कर गया है और इस माली साल के इख्तिताम पर 16-17 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब है कि तरीके इंसाफ जो माजी में हमारा क्रॉनिक प्रॉब्लम था वो इस्लाहात नहीं कर सकी कि जब पाकिस्तान में 5% से जब ग्रोथ ज़्यादा बढ़ती है तो करंट अकाउंट खसारे का प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि माजी की हुकूमतों की तरह इन्होंने भी वो जो ज़रूरी इस्लाहात थी वो की नहीं, जिसकी वजह से जो भी मुआशी ग्रोथ आपको नजर आती है वो सस्टेनेबल नहीं थी और आज हम जिस जगह पे खड़े हैं इसी वजह से एक बहरान है। दूसरा जो आपने बात की, जो वज़ीर ख़ारजा का दौरा अमेरिका है, ज़ाहिर है कि ये एक सिग्निफिकेंट विजिट है इस लिहाज से क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो तकरीबन आखिरी अदवार था तो ताल्लुकात दोनों मुल्कों के दरमियान ये बात ढकी छुपी नहीं है, सर्द मोहरी का शिकार थे। हाई लेवल पर कोई कांटेक्ट नहीं था। लास्ट जो कांटेक्ट हमारा वज़ीर ख़ारजा की सतह पर हुआ वो सितंबर में न्यूयॉर्क में साइड लाइन्स पर, जब उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा सेक्रेटरी ब्लिंकन से मिले। इस तनाजुर में अगर जब से ये नई गवर्नमेंट आई है तो एक फ्लरी ऑफ एक्सचेंजेस हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की तरफ से आपको एकदम से कोई फाइनेंशियल हेल्प मिले। जो एक उम्मीद की किरण हो सकती है कि इस मुलाकात के बाद, आपको पता है कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि IMF के ऊपर अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अगर ये जो मुलाकात न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी ब्लिंकन और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान होने जा रही है उसका कोई पॉजिटिव आउटकम आता है
तो शायद उसका एक असर जो आपने खुद जिक्र किया, मिफ्ता इस्माइल फिर दोहा जा रहे हैं IMF के साथ मुज़ाकरात करने, उसके ऊपर पड़े कुछ जो कंडीशनैलिटीज़ हैं उसको कम किया जाए। लेकिन अगेन मेरे ख्याल में जो सबसे की फैक्टर है, जो आपके दोस्त ममालिक भी हैं, इवन जो IMF भी है, सबसे पहले ये क्लैरिटी इस गवर्नमेंट को देनी है कि आया कि उन्होंने ये कितने अरसे तक इक़्तिदार में रहना है। फर्ज करें कि अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो ना तो सऊदी अरब आपकी उस तरह से मदद करेगा, ना चीन आपकी मदद करेगा, क्योंकि अगर उनको पता है कि अगर आप 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद फिर इलेक्शन कॉल कर लेने, आज हम आपकी अगर मदद करते हैं, जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, फिर वो कशकोल लेके हमारे पास पहुंच जाएगी। तो जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती इस गवर्नमेंट को कि आया कि इन्होंने रहना है, बाकी जो अरसा है वो पूरा करना है या कितने अरसे तक रहना है, जब ये क्लैरिटी के साथ जाएंगे तो शायद फिर आपको कुछ जो अपने दोस्त ममालिक हैं और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे मदद मिले। अदरवाइज अगर आप अनसर्टनिटी रहेगी तो शायद वेट एंड सी वाली जो अप्रोच है, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, अमेरिका भी है और इवन IMF भी उस पर इंतजार करेगा। सुलेरी साहब, ये जो भी कामरान ने बात की वो 2018 से जो उन्होंने मवाजना किया टैक्स टू GDP रेशो के साथ, इसके ऊपर बात कीजिएगा। दूसरा ये कहेगा कि हमारे यहाँ जो अभी कामरान बात कर रहे थे आखिर में कि इलेक्शन के हवाले से वजाहत कितनी ज़रूरी है। ये जो तमाम, क्योंकि इत्तेहादी जमातें बहुत सारी इसके अंदर हैं, हमें ये भी नज़र आ रहा है कि फैसला साजी के अंदर एक मुश्किल आ रही है सियासी हवाले से अगर देखा जाए। लेकिन ये वजाहत होना इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसको कि वो कब इलेक्शन चाह रहे हैं, उसके हवाले से IMF के साथ बातचीत करने में कितना किरदार है इस चीज़ का? जी, कामरान साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब तक ये अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होगी, IMF, जैसा कि मैंने पहले सेगमेंट में कहा था कि IMF को ये पता होना जरूरी है कि जो भी इस्लाहात या जो भी प्रोग्राम जो है जो फाइनल होगा उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा होगा। क्या मौजूदा हुकूमत करेगी, केयर टेकर्स करेंगे, या इलेक्शन के बाद वाली हुकूमत करेगी। इसी तरह से जो एक प्रायर कंडीशन होगी 18 मई के इन मुज़ाकरात में, अगला जो बजट है वो IMF के प्रोग्राम के मुताबिक बन रहा होगा, IMF की कंसल्टेशन से बन रहा होगा। अब जाहिर है कि वो एक टफ बजट होगा, वो एक इलेक्शन बजट नहीं हो सकता है, एक पॉपुलर बजट नहीं होगा। तो क्या मौजूदा हुकूमत जो है, अगर तो वो एक लॉन्ग टर्म, यानी लॉन्ग टर्म से मुराद ये कि कम से कम 2023 तक जाना चाह रही है, तो फिर तो वो एक टफ बजट जो है वो लेके आएगी। लेकिन अगर हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि क्विक लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स के बाद वो नए इलेक्शन की तरफ चली जाए, तो हो सकता है कि हुकूमत इतना टफ बजट जो है वो देने से इनकार कर दे। तो अगले 2-3 दिन जो है वो इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की मईशत जो है उसका रुख क्या होगा, ये सियासत डिटर्मिन कर रही होगी। कामरान साहब का जो टैक्स टू GDP रेशो वाला कमेंट है, जाहिर है वो उनका एक अपना पर्सपेक्टिव है, उसको उस तरीके से भी देखा जा सकता है जो रीबेस्ड GDP है। लेकिन मैं सिर्फ इसको 2022 के टारगेट के हवाले से देख रहा हूँ कि जो साल 2021-22 में जो पिछली हुकूमत ने जो टारगेट रखा था उसकी परफॉर्मेंस अगर देखना हो तो 9 महीने के अगर नंबर्स आते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स जो आएंगे कुछ अरसे में, आप देखेंगे कि मई के एंड तक शायद नेशनल अकाउंट्स कमेटी अपने नंबर भी दे दे। तो अगर आप उसको देखेंगे तो नंबर शायद बहुत बुरे नहीं होंगे। हाँ, इस वक्त आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस जरूर चल रहा है कि हमारे डॉलर स्टार्ट हो गए हैं और उन डॉलर्स का ना आना जो है वो आपके लिए एक दर्द-ए-सर बना हुआ है, जो कि जहाँ से जो सोर्सेज थे, खा वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी या दोस्तों ने जो आपके पास डिपॉजिट रखने थे या IMF के जो डॉलर्स थे, वो सारे एकदम से स्टॉप हो गए और उस वजह से आपका एक शदीद बहरान जो है वो पैदा हो रहा है, जो कि आपकी एक्सचेंज रेट को भी कर रहा है, मुतासिर करे। मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी, वापस आके हम सुलेरी साहब, याद ही हमारा आगाज़ में एक सवाल था और उनको आज इनवाइट करने का एक मकसद भी था कि हम उनसे जानेंगे कि जब हम आम तौर पे हमारे सियासतदान से, हुकूमतें तो बदलती रहती हैं लेकिन जो मईशत होती है उसके असरात अवाम के लिए रहते हैं और काफ़ी अरसे तक रहते हैं, तो क्या हमें इसमें फ़र्क करना चाहिए कि सियासत में इकॉनमी के हवाले से जब आवाम के सामने बात रखें तो हकीकत पसंदाना बात रखें। और हम जो इमरान खान साहब ने अपनी जान को ख़तरे की बात की उस पर कामरान साहब को कॉमेंट शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। में वक्त बहुत कम है तो मैं क्विकली अपने सवालात करूंगी। पहले सुलेरी साहब आपसे, और ये मुख्तसरन अगर आप हमें ये बता सकें कि हमारे सिस्टम में मेचोरिटी कब आएगी, इस सिलसिले में कितनी ज़रूरत है कि अब अगर पॉपुलिस्ट फ़ैसले ना किए जाएँ और अगर किया भी जाए कोई फ़ैसला तो आवाम के सामने रखा जाए और फिर वो जो हकीकत हो उसी हवाले से हो, कुछ सियासी बयानिए ना बनाए जाएँ मुआशी फ़ैसलों के हवाले से। देखिए कोमल, बदकिस्मती से इस वक्त मैं एक लूज सिचुएशन देख रहा हूँ। विन विन सिचुएशन तो ये है
कि जो मुल्क की 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हीं में से कोई एक होगी जो कि आइंदा इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाएगी, चाहे वो PMLN है, PTI है, पीपल्स पार्टी है। तो इन सब के लिए, तीनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मिलके जो मुआशी इस्तेहकाम है उसके लिए काम कर भले वो पसे पर्दा कर रहे हो, आवाम के सामने ना बैठे हैं, ना कंसेंसस लेके आए, लेकिन इन सबको ये पता होना चाहिए कि नहीं इन्हीं में से कोई एक होगा जो कि इलेक्शन के बाद हुकूमत संभालेगा। अगर हालात जो है वो एक खास नहज से आगे निकल के मुआशी तौर पे, तो फिर शायद उनको वापस लाना जो है वो बड़ा तवील और सब्र आजमा सफ़र होगा। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है कि अवाम के साथ हमें एक सिंसेरिटी चाहिए। आज अगर आप श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट्स देखें जो कि उन्होंने 1 घंटा पहले की, तो उन्होंने बहुत कैंडिडेटली एक्सेप्ट किया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्या क्या सोल्यूशन होंगे, और उन्होंने बताया कि जी ये एक पेनफुल सफ़र होगा। तो जाहिर है कि अगर कोई भी हुकूमत आती है जो कि ये कहती है कि वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आएगी, तो उसको सबसे पहले तो अवाम को एतमाद में लेना चाहिए। तो ये अवाम को जो सबस ख्वाब दिखाने PTI हुकूमत आई थी तो उसने भी बड़े बुलंदोबांग दावे किए, या मौजूदा हुकूमत अगर आई है तो इसमें भी महंगाई मुकाओ मार्च लेके आई। तो इस तरह के सबस बाग जो है जब ये पूरा नहीं उतर सकते तो फिर एक लूज कॉम्बिनेशन बनता है जो कि मुल्क के मफाद में नहीं वो नहीं होता। बिल्कुल। अब कामरान साहब आपका कोई कमेंट इसी पे, जो खान साहब वाली बात है, अगर आप इस पे कुछ मुख्तसरन बात कर सकें। आपको लग रहा है कि खान साहब जब कहते हैं उनकी जान को खतरा है तो हुकूमत ये जो इस वक्त मौजूद है वो सीरियस ले रही है इसको? देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट तो ज़ाहिर गवर्नमेंट सीरियस ले रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उनकी सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त करने का जो है वो फैसला किया है। और लेकिन आई थिंक जो इमरान खान साहब ने खुद भी कहा है कि उन्होंने एक वीडियो बना के जो भी मुबैयन तौर पर किरदार हैं, शख्सियात हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर जो मुमकिना तौर पर उनके कातलाना हमले में या असैसिनेशन में मुलविस हो सकती है, उनका नाम ले दिया है। मेरे ख्याल में ये एक संजीदा मामला है। पाकिस्तान में एक तारीख है, हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस होती रही हैं, तो बेहतर है कि खान साहब जो भी उन्होंने एक वीडियो बना के छुपा दी है, इस हवाले से उनको ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए। जो मुतलका इदारे हैं अवाम के सामने रखें, या उनके पास अगर एविडेंस है वो बिल्कुल सामने रखें। अगर वो नहीं रखेंगे तो शायद ऐसा ही लगेगा कि वो इसको एक सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और ऐसा होना नहीं चाहिए। और अल्लाह ना करे पाकिस्तान मेरे ख्याल में ऑलरेडी इतना तकसीम का शिकार है कि इस तरह का कुछ सानिया हो जिस नतीजे में हम मजीद तकसीम का शिकार हो। इसी सिलसिले में हुकूमत को भी इसको सीरियस लेना चाहिए। एक पॉपुलर लीडर हैं, इस मुल्क के सियासतदान हैं, लेकिन खान साहब भी अगर जलसे में बात कह सकते हैं, उनको सबूत भी मुतालिका जो है उनके अदारे हैं उनके सामने रखने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कामरान यूसुफ साहब और आबिद सुलहरी साहब, बड़ी तफसीली आज हमने बात की है इन तमाम मामलात के ऊपर। नाज़रीन, मईशत के हवाले से आपने तबसरा भी मुलाहिजा किया। देखते हैं हुकूमत अब क्या फ़ैसले करती है आने वाले दिनों में। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।